जय हिंद। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन की जो है आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है। इस तरह से जो है इसकी जो है हम बात करेंगे और इसके जो है क्या क्या जो है उपाय हो सकते हैं, इन सब की हम बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति का दरअसल सीधा सीधा मतलब होता है महंगाई से। क्या होता है कि जब कभी कभी बाज़ार में जो है महंगाई, सभी वस्तुओं की जो है महंगाई बढ़ जाती है और वस्तुएं जो 10 रुपए की वस्तुएं जैसे वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है, 100, 500, 1000 तक भी चली जाती है। ये मुद्रास्फीति के जो है कई प्रकार होते हैं, उनमें हम देखेंगे। तो मुद्रास्फीति का सीधा मतलब होता है महंगाई से। जब बाज़ार में कीमतें, उन कीमतों में वृद्धि हो जाती है, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि से है, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, परिवहन, इन सब की में जो है इनके मूल्यों में वृद्धि हो जाना। मुद्रास्फीति मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का भी संकेत जो है होती है। अस्थायी या थोड़ी बहुत अगर मूल्य वृद्धि हो वस्तुओं में तो उसे हम मुद्रास्फीति जो है नहीं कह सकते। मान लो थोड़ा हल्का सा उछाल थोड़ी मुद्रास्फीति माना जाएगा। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये एक ही बात है। जैसे मान लो मुद्रा की क्रय शक्ति अगर कमज़ोर हो जाएगी तब भी मुद्रास्फीति आएगी, और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से भी मुद्रास्फीति आएगी। अब देखते हैं क्या होता है इससे। मुद्रास्फीति, मान लो मुद्रास्फीति होगी तो क्या होगा, मुद्रा पर जो है इसका प्रभाव होगा, मुद्रा पर दबाव होगा, जिससे क्या होगा, मुद्रा की क्षमता में जो है वो गिरावट आ जाएगी। अब मुद्रास्फीति जो है दो प्रकार से हो सकती है, जैसे अगर मांग अधिक हो, और लागत जो है ये दो प्रकार की होती है। जैसे मांग, इसमें देखते हैं मांग जन्य स्फीति, जैसे मांग बढ़ जाए तो, और मांग क्यों बढ़ जाती है इसके कारण देखते हैं। जैसे लोगों के पास जो है मान लो पैसा ज़्यादा आ जाए और जनसंख्या जो है ज़्यादा हो जाए। अगर लोगों के पास जो है पैसा ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या कारण है, क्यों हो जाते हैं पैसे ज़्यादा। मान लो कि उनके वेतन में जो है वृद्धि की जाए, कर की जो है दर, कर की दर मान लो कम कर दी जाए, और बैंक आसानी से उनको पैसा उधार दे तो लोगों के पास जो है पैसा आ जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि हो जाए, मतलब इनके क्या कारण हो सकते, जैसे जन्म दर ज़्यादा हो जाए, बाहर लोगों का प्रवेश हो जाए। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कर की दर जो है कम होगी तो क्या होगा कि लोगों की जो है वो बचत बढ़ने लगेगी और मांग अधिक करने लगेंगी। इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ने लगेगी। मान लो अगर कर की दर ज़्यादा रहेगी तो लोगों की बचत भी वो कम रहेगी और मांग वो कम करेंगे। इससे क्या होगा कि महंगाई भी जो है कम होगी अगर मांग कम होगी तो। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सप्लाई आपूर्ति गिर जाए तो क्या होगा, इसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो आपूर्ति बाधित हो जाए, किससे, हड़ताल हो जाए या ट्रैफिक जाम हो जाए, और दूसरी तरफ उत्पादन गिर जाए, जैसे गृह युद्ध हो जाए, आपदा, और उनके जो है प्रोडक्ट या स्रोत जो है समाप्त हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपूर्ति इन कारणों से जो है कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो डिमांड और सप्लाई अगर बराबर होगी, मांग और आपूर्ति अगर बराबर ही होगी तो क्या होगा कि वस्तुओं की जो कीमत वो स्थिर रहेगी। और अगर डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है तो क्या होगा कि कीमतों में वृद्धि होगी। और डिमांड कम है और सप्लाई अधिक हो रही है तो क्या होगा, कीमतों में जो है गिरावट हो जाएगी, वस्तु में जो है उनका मूल्य गिर जाएगा। अब यहाँ पर मुद्रास्फीति का जो है प्रकार देख लेते हैं। ये कई बार जो है प्रीलियम परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। जैसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं,
जब 3% से कम हो तो उसे हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये जो है विकसित देशों में अधिकतर होती है। और चलती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? चलती हुई मुद्रास्फीति उसे कहते हैं जब ये 3 से 10% के आसपास इनके बीच में रहे, तब हम उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे जब ये 10 से 20% के बीच हो। उसके अलावा जो है कूदती हुई मुद्रास्फीति, ये 20% से जो है अधिक हो जाती है और कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। एक है अति मुद्रास्फीति, इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए उसे हम अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सभी स्थिर आय वाली संपत्ति जैसे वेतन, बचत, बीमा पॉलिसी और बॉन्ड, इनका क्या होता है कि वास्तविक मूल्य जो है वो गिर जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कोर मुद्रास्फीति, इसके 2 प्रकार होते हैं, स्थायी तथा अस्थायी। स्थायी वो होती है जैसे जब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि स्थायी कारणों से मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति का बढ़ जाना, इसे स्थायी जो है कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। और अस्थायी जब मानसून या आपदा आने से जो उत्पादन में कमी के चलते जो मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब यहाँ पर देखते हैं गत्यावरोधक मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में वृद्धि हो जाती है। गत्यावरोध मतलब अवरोध हो जाता है। और एक शब्द आता है स्टैगफ्लेशन, जब मंदी और मुद्रास्फीति जो है एक साथ आ जाती है उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब इसके जो है प्रभाव देखते हैं कि मुद्रास्फीति के जो है क्या प्रभाव होंगे। जैसे मान लो कोई उत्पादक है, उसको क्या होगा, उसको तो लाभ होगा उत्पादक को, क्योंकि जो है कीमतों में वृद्धि हो जाती है, अधिक हो जाती है। और जो उपभोक्ता होता है उसको हानि होने लगती है। और उधार देने वाला क्या होता है, उधार देने वाले को हानि हो जाती है इससे, लेकिन उधार जो लेने वाला है उसको लाभ हो जाता है। और जो स्थिर आय वाली परिसंपत्तियाँ उनको हानि होती है तथा अस्थिर आय वाली जो है उनको लाभ हो जाता है। इसी के साथ जो काला धन भी बढ़ने लगता है और निर्यात कम होता है तथा आयात जो है ज़्यादा करना पड़ता है। राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ने लगता है। और पूंजी का जो है पलायन ये बढ़ने लगता है। और इसके साथ जो है गरीबी में भी वृद्धि होने लगती है। अब महंगाई में वृद्धि होगी तो क्या होगा, लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा मूलभूत आवश्यकता पर जो है खर्च करेंगे, जैसे कपड़ा, खाना पीना, इनमें ही जो है खर्च करेंगे। और इससे क्या होगा कि उनकी बचत जो है कम होने लगेगी, परिणाम स्वरूप निवेश भी कम होगा। निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, और औद्योगिकरण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि भी लोगों की कम होगी। अब इसके जो है मुद्रास्फीति के माप दिए गए, जैसे कि कीमत सूचकांक में प्रतिशत ये वह परिवर्तन के आधार पर। इसमें क्या होता है कि जैसे WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और होता है एक CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI UNME, CPI AL एग्रीकल्चर लेबर, और यहाँ अर्बन लेबर होगा, और यहाँ रूरल, ये इसके प्रकार होते हैं। एक जो PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उत्पादक मूल्य सूचकांक, इनके आधार पर जो है मूल्य इसकी माप की जाती है। एक होता है GDP या GNP डिप्लेटर होगा शायद यहाँ। अब WPI की बात करें तो इसका जो आधार वर्ष होता है वो 2011 से 12 होता है। इसमें 697 आइटम्स या मदें जो हैं शामिल होती हैं। और संकलन उद्योग मंत्रालय के आर्थिक कार्यालय द्वारा इसका संकलन जो है किया जाता है। अब गणना देखते हैं, जैसे सामान्य वस्तु की गणना इसके मासिक आधार पर हो जाती है, लेकिन जो संवेदनशील वस्तुएं या ईंधन की जो है गणना वो साप्ताहिक आधार पर हो जाती है। अब RBI क्या करता है, WPI के आधार पर ही जो है मुद्रास्फीति की गणना करता है।
WPI के आधार पर मुद्रास्फीति की जो सही गणना नहीं हो पाती है, इसके क्या कारण है? जैसे कि ये थोक मूल्य इसमें होता है, इसमें सेवाएं शामिल और नहीं की जाती है। लेकिन जबकि क्या होता है कि जो जनता है उनकी आय का बड़ा खर्चा सेवाओं पर ही खर्च होता है। जैसे कोई किराया, कोई जो है किराए से ले रहा है, तो वो जो है क्या करता है, अधिकांश उसकी जो आय का खर्च हो, मान लो किराए पर चला जाता है, खाने पीने पर चला जाता है। इस तरह का जो है पढ़ाई लिखाई पर उनका खर्च चल अधिकांश जो है उनका खर्च हो जाता है। विनिर्माण को भारांश ज़्यादा, जबकि जो है खाद्यान्न को ये कम भारांश जो है देते हैं। WPI एवं CPI में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। थोक मूल्य पर गणना, अब इसमें क्या होता है, इसमें कर एवं परिवहन शुल्क शामिल होता है, इसलिए उपभोक्ता मूल्य के आधार पर गणना की जाती है। इसमें सेवाएं जो है शामिल नहीं होती है और इसमें सेवाएं शामिल होती हैं। मासिक आधार पर इसकी गणना व साप्ताहिक आधार पर की जाती है, इसमें भी सेम जो है होता है। अब CPI के बारे में जान लेते हैं। औद्योगिक श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष इसका 2011 है, इसमें जो है 260 मदे शामिल है। इसमें क्या होता है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जो है निर्धारण CPI इसके आधार पर होता है। अब इसमें देखते हैं CPI AL जैसे कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष इसका 1986-87 है और इसमें 260 मदे हैं। कृषि श्रमिकों को जो है लक्षित करता है। CPI जो है इसमें देख लेते हैं आप, ग्रामीण श्रमिकों का उपभोक्ता सूचकांक मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष 1986-87 है और 260 मदे शामिल हैं। और ये जो है समाप्त लगभग कर दिया गया है। अब एक जो न्यू CPI उर्जित पटेल समिति की अध्यक्षता में जो है गठित की गई, इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है कि CPI रूरल और CPI जो है ग्राम शहरी जो है अर्बन शामिल किए गए हैं। अब इसमें प्रत्येक राज्य में जो संघ शासित क्षेत्र में सूचकांक, और इसमें भी यही किया गया है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी गणना, अब इसकी गणना जो है NSSO द्वारा की जाती है, तथा इसकी जो गणना है, इसकी गणना जो है वो पोस्ट ऑफिस द्वारा की जाती है। और इनको मिलाकर क्या है, CPI कंपोजिट जो है बताया गया है। अब इसके जो सुझाव देख ले, जैसे इसका आधार वर्ष 2012 है, मुद्रास्फीति लक्ष्य की जो वकालत है वो 2 से 6% के बीच है, और CPI जो C है कंपोजिट है वो को हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। और इसमें जो है 6 आइटम जो है शामिल, 6 भाग इसके हैं आइटम के। जैसे पहले में है खाद्य पेय, दूसरे में पान तंबाकू नशीला पदार्थ, तीसरे में ईंधन ऊर्जा, और चौथे में आवास, तथा पाँचवें में कपड़े और जूते, और जो उसमें है अन्य। अब यहाँ पर जो है WPI तथा PPI इनके जो है अंतर दिया गया है, इसमें आप देख लेना इनको। और एक जो है फिलिप्स ये वक्र आता है, कर्व आता है, इसमें बताया है जब बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति में जो है विपरीत संबंध होता है, ये फिलिप्स वक्र कर्व बताता है। इससे क्या होता है कि मान लो ये एक दिया गया है, अब इसमें क्या होता है कि बेरोजगारी दर जो है, मान लो यहाँ पर जो है ये बेरोजगारी दर है और ये मुद्रास्फीति है, एक को कम करेंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी, इस तरह का जो है इसको होता है। बेरोजगारी को नियंत्रित करेंगे, रोजगार का सृजन जो है इस आवश्यक है, और उद्योगों को लगाना आवश्यक है, निवेश आवश्यक है। निवेश तभी जब पूंजी सस्ती हो, पूंजी सस्ती तभी जब ब्याज दर हो कम हो। इस तरह से ये फिलिप्स वक्र कर्व का जो है इसमें दिया गया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के जो है उपाय बताए गए हैं। आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी, मांग को नियंत्रित करना होगा। मांग को जो है नियंत्रित किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में इसमें क्या होता है, कर दर में जो है वृद्धि कर दी जाती है, और इसके अलावा ब्याज दर में वृद्धि, बाजार में तरलता में जो है कमी करनी होगी, उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। अब यहाँ पर एक जो शब्द आता है व्यापार चक्र। मंदी और उछाल के बीच आर्थिक गतिविधियों के स्तर में उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। इसकी जो है निम्न अवस्थाएं होती है, जैसे कि तेज़ी, समृद्धि, सुस्ती, अवसाद, मंदी, गर्त, सुधार और उछाल, इस तरह के जो है ये होती है।
तो ये मुद्रास्फीति के बारे में कुछ जो है बातें थी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और ये PDF आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।